प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंकित प्रश्नों को। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले देखा कि हम अपने इससे पिछले वीडियो में अंकित प्रश्न नंबर 1 से अंकित प्रश्न नंबर 6 तक अर्थात 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे अंकित प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने अभी तक नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है, कृपया करके कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपने नोट्स मेरे साथ बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस नोट्स का आपको बेनिफिट मिल सके। तो डियर फ्रेंड, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने अंकित प्रश्न नंबर 7 को। तो 7 क्या है, जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, 7 का ए पार्ट हमें दे रखा है, वो हम उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक का मीनिंग बेटा होता है अचानक, ठीक है, नहीं टूट सकती। क्यों? तो डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि इस क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा अर्थात वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, वो अचानक नहीं टूट सकती। क्यों? एक बात। दूसरी बात इसमें पूछी गई है स्टूडेंट, इसके बी पार्ट में, इसका ए पार्ट था, बी पार्ट में पूछा गया है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि इसमें ये पूछा गया है कि दो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में रिपीट हो भी चुका है, तो याद रखें क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और देखिए मैं डायग्राम के आधार पर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जो ये थ्योरी लिखी है, जो इसका ये आंसर लिखा है, जिसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तब। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए और जितने अंक के प्रश्न इसमें मैंने कवर किए हैं सभी अंक के प्रश्नों को ध्यान से देखिए, और सभी अंक के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए इसका ए पार्ट हम हल कर रहे हैं। तो थ्योरी तो हमने लिख रखा है, लेकिन थ्योरी क्या है मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। संतत वक्र का मतलब होता है बेटा कि वो कहीं भी डॉट नहीं होगी, बस में कहीं डॉट नहीं होगी। कहाँ अगर कोई ग्राफ होगा या वक्र होगा, आइए मैं बना करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या होती है, वो संतत वक्र होती है, ठीक है। संतत का मतलब वो लगातार चलने वाली, कहीं भी टूटने नहीं वाली, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कोई क्षेत्र रेखा एकाएक मतलब अचानक नहीं टूट सकती। क्यों? इसमें ये कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट, तो नोट्स में तो ये लिखा है, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र होती हैं, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जो कि असंभव है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो रही इसकी थ्योरी, ये आप याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन ये इस थ्योरी कहना क्या चाह रही है, ठीक है। मैं इस थ्योरी को अब आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मान लीजिए, देखिए मैं समझाने का प्रयास करूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए बेटा ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अगर मैं इसके इस पॉइंट पर बात करूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर मान लीजिए मैंने इसको ए पॉइंट दे रखा है, ठीक। अब इस पॉइंट पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखूँ तो इस पॉइंट पर ये जो लाइन आपकी चल रही है बेटा, तो इस पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। ये स्पर्श रेखा मान लीजिए वो ये हो गई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बेटा ए पॉइंट पर, वो क्या है, ई है, और वो ई डायरेक्शन पर है। की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पर। अगर डियर स्टूडेंट में इस पॉइंट पर मैं बात करूँ, मान लीजिए इसको मैं बी पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो मुझे इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी बेटा, आपकी ई भी दिशा आ गई आपकी, ठीक है।
यानी ए पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन पे है, बी क्षेत्र पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन पर है। ठीक है, अगर बेटा मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँ, मान लीजिए सी पॉइंट देता हूँ, तो इस पॉइंट में मुझे स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, मान लीजिए वो ये आ गई। ठीक है, ई सी। तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैसे तो इस पर अनंत बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे, मैंने तो ये मैंने 3 ही लिए, तो इसके किसी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, ठीक है, तो वो स्पर्श रेखा जो होगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। एक बात। दूसरी बात ये कही गई है इसके अंदर कि ये अचानक क्यों नहीं टूटती, अचानक क्यों नहीं टूटती, इसका क्या कारण है। तो आइए देखिए डिस्टेंस में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र रेखा क्यों नहीं टूट रही है। ठीक है, अगर टूटेगी तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक सपोज कर लेंगे कि एक ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये मान लीजिए टूट गई, बात समझ में आ रही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्या हो गई, टूट चुकी है। ठीक है, अगर बेटा मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बेटा वो मान लीजिए ये होगी, यानी ई पी हो जाएगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट मैं इस पॉइंट की अगर बात करूँ, ये इस पॉइंट की अगर बात करूँ, ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट की अगर बात करूँ, क्योंकि यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखा टूट चुकी है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये क्यू पॉइंट में मान लेता हूँ, तो बेटा अगर मैं यहाँ से इस पर रेखा खींचूँगा तो इस पर रेखा खींचूँगा किस पे, यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है ही नहीं। बात को समझो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है, अगर हम इसे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी बी पॉइंट की अगर बात करूँ तो इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या बेटा इस डायरेक्शन पर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्यू पॉइंट पर, तो बेटा क्यू पॉइंट पर यहाँ पर इस पर रेखा खींच नहीं पाएगी, ये खींच पाएगी क्योंकि यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी इस रेखा को वो क्या करे, स्पर्श करे। और मैं यहाँ से अगर लाइन खींचने का प्रयास भी करता हूँ, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये, तो ये बेटा ये इसको स्पर्श थोड़ी नहीं कर रही, यहाँ तो कोई रेखा है नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा समझ रहे हैं आप, यानी इस क्यू पॉइंट पर तो रेखा टूटी हुई है, यानी ये जो मैंने ये बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, तो ये इस चीज़ को तो स्पर्श कर ही नहीं रही है। बात समझ में आ रही है, अर्थात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर मैं क्यू पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा खींचना चाहूँ तो स्पर्श रेखा खींचूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा है ही नहीं, यहाँ पर टूटी हुई है ना, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए ये स्थिति बेटा संभव नहीं है, इसलिए ये आपकी क्या है बेटा, संभव नहीं है। तो यही कहा गया है बेटा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा अचानक कहीं भी टूट नहीं सकती, अर्थात वो क्या होती है, सतत वक्र हो रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा ये इस टाइप से चलेगी, इस टाइप से अंत हो जाएगा इसका, लेकिन ये बीच में से कहीं भी इंटरसेक्ट, सॉरी, ये बीच में एक दूसरे कहीं भी नहीं टूटेगी। बात समझ में आ रही है, तो ये वाली कंडीशन आपको कहीं भी वैद्युत क्षेत्र रेखा के लिए आपको सत्य नहीं है, अर्थात गलत है। ठीक है, क्यों, अगर मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, मान लीजिए यही वैद्युत क्षेत्र रेखा है और मान लीजिए इस पॉइंट पे टूट गई क्यू पॉइंट पर, ठीक है, अब क्यू पॉइंट पर, मगर इसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे टूटी हुई नहीं, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस यानी सतत है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ई पी डायरेक्शन पाएगी पी पॉइंट पर, लेकिन क्यू पॉइंट पर बात करूँ, क्यू पॉइंट टूट चुकी है ना। बात समझ में आ रही है, जब क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर मैं एक स्पर्श लाइन खींचना भी चाहूँ, तो जब स्पर्श लाइन खींचूंगा तो खींचूंगा किसकी, यहाँ पर लाइन तो है नहीं। बात समझ में आ रही है, यानी ये सारी मैंने वैद्युत क्षेत्र रेखा खींची, यानी ये तो वैद्युत क्षेत्र रेखा थी, एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, तो देखिए ये इसको भी छू रही है, इसको भी छू रही है और ये इसको भी छू रही है, यानी सारे ही जो डायरेक्शन है ई ए, ई वी और ई वी, ई सी, सॉरी, तो ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को स्पर्श कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ये एक लाइन मैंने खींचने का प्रयास भी किया, तो ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा को छू ही नहीं रही, और छुएगी क्योंकि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा है ही नहीं, यानी टूट चुकी है। बात समझ में आ रही है, यानी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कोई भी दिशा नहीं होगी, यानी क्यू पॉइंट पर कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगी, जो कि क्या है बेटा, असंभव है। बात समझ में आ रही है, इसलिए कहा जाता है कि विश्व वैद्युत क्षेत्र रेखा बेटा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कंटिन्यूस वक्र होती है, यानी ये किसी भी बिंदु पर नहीं टूटेगी। बात समझ में आ रही है, तो यही बात मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा कि वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए आगे पढ़ाने का प्रयास भी किया, आपको समझाने का प्रयास भी किया। ये मैंने देखिए इसका जो आपका 7.A है ना, इसी के आंसर में ये एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति जो है बेटा, ये जो स्थिति ये आपकी संभव है, ठीक है, और ये स्थिति आपकी क्या बेटा, असंभव है। ठीक है, बात को समझें कि मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, इसमें मैंने 3 पॉइंट ली A B C, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की देखूँ, A पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी E A दिशा में, B पर आएगी E B दिशा में और C पर आएगी E C दिशा में। ठीक है, तो ये तो मतलब ये तो बात पॉसिबल है, संभव है। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि इन तीनों बिंदुओं पर A पर, B पर और C पर इस पर रेखाएं खींची जा सकती हैं और सबकी डायरेक्शन इसमें आप E A दिशा में, यहाँ पे E B दिशा में और यहाँ पे E C दिशा में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाली डायग्राम की बात, यानी ये जो आपको डायग्राम दिया है, मैं इसकी अगर मैं बात करूँ बेटा,
तो देखिए कि ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ से टूट चुकी है। जब टूट चुकी है बेटा, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ए है, ठीक है, तो मान लो ई हो गया, तो ये तो इस डायरेक्शन पर आएगी, यानी स्पर्श रेखा हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट जब ये टूट गई तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है, अर्थात इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की कोई भी दिशा नहीं होगी, ठीक है। और जब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगी तो यहाँ पर तो होने का कोई संभव ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि रेखा ये टूट गई है। तो ये बेटा कहने का तात्पर्य यह है कि इससे वैद्युत क्षेत्र का कभी भी एक दूसरे कभी भी किसी बिंदु पर नहीं टूटती, ठीक है। अगर वो टूटेगी किसी बिंदु पर तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा कोई भी नहीं रहेगी, अर्थात वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, किसी भी डायरेक्शन पर नहीं रहेगी, और जो कि क्या बेटा असंभव है। इसलिए कहा बेटा ये स्थिति क्या बेटा असंभव है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का टूट चुकी है। ये स्थिति क्या बेटा आपकी संभव है। तो ये दोनों डायग्राम जो बेटा थे आपके, ये 7.A और 7.A के ही थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, ठीक है, उसका ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट, ये भी ए पार्ट है। एक बात मैं समझ लो मेरी बात को ध्यान से कि ये भी ए और ये भी, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों डायग्राम है बेटा ये आपके ए पार्ट के ही हैं, 7.A, ठीक है, इसी के दोनों डायग्राम है, ठीक है। ये स्थिति आपकी पॉसिबल है, यानी संभव है, ठीक है। और ये स्थिति आपकी बेटा क्या असंभव है, यानी स्थिति कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी ये वैद्युत क्षेत्र का टूट गई, जो कि क्या बेटा असंभव है, यानी वैद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं टूटती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसमें कहा है इसके बी पार्ट में, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि प्रतिच्छेद मतलब बेटा काट नहीं सकती। मान लीजिए, देखिए समझे इस बात को, देखिए मैंने वैद्युत क्षेत्र का मान लीजिए एक तो ये अभी बता आपको समझा रहा था, ठीक है। और मान लीजिए एक दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये मान लीजिए ये, और इसने इसको काट दिया, यानी इस पॉइंट पर काट लिया। बात समझ में आ रही है, यानी ये दोनों रेखाओं का क्या उभयनिष्ठ बिंदु है। बात समझ में आ रही है। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा खींच लें, वैद्युत क्षेत्र देखना चाहें तो उस पर क्या करते हैं, हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहेंगे तो उस बिंदु पर हमें क्या करती है, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है। जैसे मैंने ये बेटा ये आपको खींच करके अभी दिखाई थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस वाली रेखा पर, यानी मान लो इसको मैं पहला नाम देता हूँ 1, इसका नाम देता हूँ 2, ठीक है। तो पहली रेखा पर जो इस पर रेखा खींचूंगा तो बेटा क्या आएगी, वो ई डायरेक्शन पर आएगी। मान लो E1 हो गया, ठीक है। अगर मैं ये जो 2 लाइन दूसरी लाइन ये वाली इस पर रेखा खींचूंगा तो इस पर रेखा आएगी बेटा कुछ भी इस टाइप से आएगी, समझना मेरी बात को, ये आएगी, ये बेटा आपकी क्या रहेगी, E2 रहेगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि E1 और E2, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे, E1 का मान इधर की ओर को, E2 की जो दिशा इस ओर को है। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, एक तो हो गई E1 डायरेक्शन पर, एक हो गई E2 डायरेक्शन पर, जो कि क्या बेटा असंभव है। यानी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बेटा वो क्या होती है, एक ही ओर होती है, दो और नहीं हो सकती। बस मेरी जैसे मैंने यहाँ पे समझाने पर ए और ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन पर होगा, इसके अलावा किसी डायरेक्शन पर नहीं होगा। बी पर इसी डायरेक्शन पर होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। सी पर इसी डायरेक्शन में कहीं नहीं होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा जब इन्होंने एक दूसरे ने इंटरसेक्ट कराया था, जिन्होंने काटा, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, एक तो ये और एक ये, ठीक है। और जब अब E1 क्या है बेटा, पहली रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा है, E2 क्या दूसरी रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा है, ठीक है। तो ये स्थिति क्या बेटा असंभव है, यानी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि क्या बेटा असंभव है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखें बेटा, दो वैद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अगर वो काटेंगी तो उस बिंदु पर, यानी कटाने बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएंगी, जो कि क्या बेटा असंभव है। क्या है बेटा, असंभव। तो देखिए वही यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको लिख के समझाई है, और मैंने आपको ये समझा भी थी क्या, और जो मैंने डायग्राम अभी आपको ये समझाया है आपके नोट्स में मैंने ये बनाकर रखा है। देखिए ये बस समझिए, देखिए एक वैद्युत क्षेत्र रेखा बेटा आपकी ये है, ठीक है, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा बेटा आपकी ये है, ठीक है। अभी इन्होंने कहाँ काटा है, तो इस पॉइंट पर काट दिया। जब इस पॉइंट पर काट दिया बेटा तो इस पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र रेखा तो ये आई E1, और दूसरी क्या ये बेटा इस पर रेखा ये आई E2, यानी एक स्पर्श रेखा E1 है और एक इस पॉइंट पर दूसरी स्पर्श रेखा क्या E2 है। अब E1 और E2 देख रहे हैं क्या, अभी अलग अलग दिशाओं में, एक दिशा में तो नहीं है, यानी E1 एक डायरेक्शन पे, E2 अलग अलग डायरेक्शन पर है। तो बेटा एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा एक दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो दिशाओं में हो गया, जो कि बेटा क्या आपका असंभव है, ठीक है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका, ये जो आंसर आपका 7.B का आंसर है, और ये जो आंसर बेटा 7.A का आंसर है। आई होप कि ये दोनों आंसर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। इस टाइप के सवाल एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखें
ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, इस टाइप के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझें। दो बिंदु आवेश QA बराबर देखा 3 माइक्रोकूलाम तथा QB है -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में, ठीक है, एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यानी दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक QA है, वो इसका जो परिमाण है वो कितना 3 माइक्रोकूलाम है, QB है वो -3 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। निर्वात में एक दूसरे 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। अब इसने पूछा क्या, इसके ए पार्ट में पूछा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, समझाऊंगा इसको। AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, यदि 1.5 गुणा 10⁻⁹ कूलाम का परीक्षण आवेश परिमाण का कोई परीक्षण आवेश, ठीक है, इस बिंदु पर रख दिया जाए, यानी जहाँ पर हम बिंदु O पर तीव्रता निकालेंगे उस बिंदु पर ये परिमाण का आवेश, ठीक है, वो इसका परिमाण नेचर कैसा का नेगेटिव है ना, परीक्षण आवेश कैसा नेगेटिव है ना, रख दिया तो उस बिंदु पर इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो बेटा ये आपकी NCERT बुक से ही सारे सवाल चल रहे हैं, आप याद करना है, आप देखना अपनी बुक में कि जो प्रश्न नंबर 1.8 है उसका हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए मैं आप डायग्राम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक पॉइंट ये है A और एक बिंदु है ये, ठीक है, और मान लीजिए बेटा ये AB का एक रेखा है, AB का एक रेखा है, ठीक है, और AB एक रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा 20 सेमी है, कितनी है बेटा 20 सेमी, यानी A से लेकर के B तक कितनी है बेटा 20 सेमी। याद रखना मेरे दो को मैंने ये समझाने के लिए थोड़ा नीचे को बनाकर समझाया, यानी यहाँ से आता कितना बेटे 20 सेमी है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इस रेखा का मध्य यानी AB का जो मध्य बिंदु है वो बेटा O है, क्या है O, देख रहे हैं आप ये पॉइंट है, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो बेटा आपका 10 रह जाएगा इधर को और 10 रह जाएगा उधर को, क्योंकि टोटल कितनी डिस्टेंस कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर है, और जब ये मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु है तो 10 इधर को रह जाएगा और 10 बेटा इधर को रह जाएगा, और इसलिए मैंने बेटा ये लिखा दी कि ये यहाँ से यहाँ तक यानी इसके मध्य बिंदु से डिस्टेंस जो है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इधर को कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बेटा 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो 10 सेंटीमीटर है यानी O से A तक जो 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने कह दिया RA, एक समझाने के लिए कहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे R का मान लगाना पड़ता है तीव्रता के लिए, तो इस वाले 10 को कह रहा हूँ RA, और O से लेकर B तक जो डिस्टेंस है ये भी क्या है बेटा ये आपकी RB है, लेकिन मान दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब बात कर रहे हैं हम इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा की, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हम निकालेंगे, लेकिन देखिए याद रखें बेटा कि ये जो QA आवेश है जब हम इसके कारण तीव्रता निकालेंगे +3 माइक्रोकूलाम के कारण तीव्रता बिंदु O पर निकालेंगे, ठीक है, तो R का मान तो रहेगा RA, वो कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन Q का मान भी ये रहेगा, क्या रहेगा 3 माइक्रोकूलाम, ठीक। लेकिन अब बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा एक कैसे रहती है सदिश राशि है बेटा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने मैंने जो थ्योरी पढ़ाई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा प्लस आवेश से दूर की ओर होती है, अर्थात बाहर की ओर होती है। तो अब इस प्लस के आवेश के कारण जो बिंदु O पर तीव्रता आएगी, समझना मेरी बात को, तो इस A से दूर की ओर को होगी, यानी इस साइड को होगी, क्योंकि प्लस आवेश से हमेशा दूर को चलते हैं। तो EA क्या है बेटा E है इस प्लस QA आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता EA का जो मान आएगा हमेशा वो आएगा इधर दूर की ओर को आएगा, ठीक है, यानी प्लस से हमेशा बाहर की ओर को। एक बात, अब परिमाण से कितना आएगा अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखें परीक्षा में इसी टाइप के सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं, याद रखें, इसको ध्यान से समझें। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए QB आवेश, और QB आवेश जो बेटा क्या है आपका ऋणात्मक है, कैसा बेटा ऋणात्मक, ठीक। अच्छा अब Q आवेश ही पता हमें, डिस्टेंस हमें RB मिलेगा, RB का मान कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर होती है, जब इस आवेश के कारण तीव्रता यानी B पर जो आवेश है 3 माइक्रोकूलाम बिंदु O पर तीव्रता जब मैं निकालूंगा बेटा तो वह क्या आएगी इसी डायरेक्शन पर आएगी, क्योंकि प्लस से तो दूर होती है तो इसलिए आई है, लेकिन माइनस की ओर होती है, तो ये क्या बेटा माइनस की ओर है ना, तो O से मुझे माइनस की ओर चलना तो इधर की ओर को तो चलूँगा, तो कहने मतलब है EB का जो मान आएगा, EB क्या है बेटा इस QB आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, EB का मान भी इधर रहेगा। आप देख रहे हैं EA और EB दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या बेटा एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी एक ही दिशा में, यानी AB इधर ही है और EB भी इधर ही है, दोनों की दिशा क्या है बेटा एक ही है, इसलिए क्या हो जाएंगी दोनों तीव्रताएं बेटा ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको आर्टिकल जब मैंने प्रूव कराए थे तब ये चीज़ बताई थी, ठीक है, क्योंकि तीव्रता का अगर कोई न्यूमेरिकल करने के लिए आया तो उसकी आपको दिशा बतानी पड़ेगी, ठीक है, और दिशा में बताने में कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि तीव्रता की जो दिशा होती है हमेशा धन आवेश से दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। तो आइए देखिए मैंने थोड़ा सा इसको लिख रखा है, बाकी अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या देखिए QA बराबर देखा 3 माइक्रोकूलाम,
अब माइक्रो कूलाम कूलाम में करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6, -6 से गुणा कर दें तो कूलाम में बन जाएगा, माइक्रो कूलाम से कूलाम में चेंज हो गया। क्यूबी का मान है -3 माइक्रो कूलाम, क्यूबी के लिए हम जब माइक्रो कूलाम कूलाम में करेंगे 10 की घात -6 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी, ये जो ए से आप देख रहे हैं ए बी है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा, ओ है, क्या ये ओ है, ठीक है। यहाँ हमें बैध की तीव्रता की ज्ञात गणना करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र बताना है, ओ है जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, करना है, ठीक है। एक बात पहले ऑप्शन पर तो यही बात कही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर, देखिए मैंने लिखा है 20, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हो गया, जबकि मध्य बिंदु हो गया तो 10 इधर को रह गया, 10 उधर को रह गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ओ ए, यानी ओ से ए तक, यानी ओ से ए तक कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। देखिए ओ ए मैंने आर ए मैंने मान लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आर का यूज करना है। तो अब ओ ए जो होगा बेटा पूरे का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरी कितनी है 20 है, तो आधी कितनी, आधी करने के लिए हम 2 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 ढाई 20 हो जाएगा, तो अर्थात कितना का 10 सेंटीमीटर आएगा। अब 10 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में करूँगा तो 10 की घात -2 से गुणा कर दूँगा। ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ, जब भी क्या होता है कि मीटर से कोई राशि मीटर सेंटीमीटर में होती है उसे मीटर में करते हैं, 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं, या ये कहिए कि उस राशि को हम 100 से भाग कर देते हैं। तो भाग तो नहीं कर रहे हैं हम, भाग करने वाला हम 10 की बार -2 से गुणा कर दिया हमने, तो इसका मतलब भाग ही हमने कर दी 100 से, ठीक है। इसी प्रकार ओ बी, तो ओ से बी तक, ओ से बी तक भी क्या आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी पूरे का आधा, पूरा कितना 20, तो 20 का आधा कितना जाता, देखिए 2 ढाई 20, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने इसको भी चेंज कर लिया। अब आर बी क्या है बेटा, इस आर बी बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी, यानी आर बी, और आर ए क्या है, ओ से ए तक के बीच की दूरी, ठीक है। अब हमने इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया 10 की घात -2 से गुणा करने के बाद। तो ये तो रही बात है इसकी वैल्यू की बात। अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस प्लस की आवेश के कारण, यानी ये जो 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इसके कारण बिंदु ओ पर जो तीव्रता है उसका परिमाण कितना है, ठीक है। तो तीव्रता का जो मान आता है, ठीक है, तीव्रता का जो मान आता है उसके लिए हमने पढ़ा था, जब बिंदु ऐसे कारण तीव्रता का व्यंजक निकाला था उसके लिए सूत्र क्या आया था डियर स्टूडेंट, उसके लिए सूत्र ये आया था, देखिए समझे, मैं आपको समझने का प्रयास करूँ। तो मैंने फार्मूला लिख रहा हूँ, तो ई बराबर जो होता है बेटा आपका फार्मूला, ई बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ये हम R दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं तो इतना इसका परिमाण आता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ E की जगह हम लिखाएंगे EA, जब हम Q आवेश से तीव्रता निकालेंगे, और R की जगह आएगा बेटे RA, ठीक है। कहने का मतलब मेरा बेटा इसको आपको समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसके कारण तीव्रता निकालूंगा तो लिखूंगा EA और R की जगह लिखूंगा बेटा RA, ठीक है। और जब इसके कारण तीव्रता निकालूंगा तो लिखूंगा क्या बेटा EB, यानी ये वाला, और R का जो मान रहेगा आपका RB रहेगा, ठीक है। तो आइए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बात को समझें, मैं लिखूंगा QA आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, ठीक है, जिसे हमें क्या लिखा हमने EA से, कैसे लिखा बेटा EA से, ठीक है। EA ये तो एक सिर्फ संकेत कर रहा है, ठीक है। जब हम ए पॉइंट पर जो आवेश है QA उसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये जाएगा QA अपॉन RA का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो इसका मेन फार्मूला रहा। अब ये बेटा कांस्टेंट राशि होती है, इसका मान में कई न्यूमेरिकल प्लस ही पता चला है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। तो देखिए EA का जो मान आएगा बेटा आपका 9 × 10⁻9, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान आ गया। अब अच्छा QA का मान देखिए बेटा, क्या QA का मान है आपका, देखिए मैं आपको यहाँ बता कर दूँगा। QA का जो मान है बेटा, मैंने अभी चेंज कर लिया था, 3 माइक्रो कूलाम था, ठीक है। जब मैंने इसको चेंज कर लिया था तो ये आया था 3 × 10⁻6 कूलाम जो आया था, ठीक है। ये क्या का मान है बेटा आपका QA का। और RA बेटा आपका कितना, RA बेटा आपका है 10 सेमी है, और जब इसे चेंज करेंगे मीटर में तो 10 × 10⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए अब रखते हैं, देखिए हम QA का मान। तो QA कितना है बेटा आपका 3 × 10⁻6, ठीक है। RA कितना है बेटा, RA आपका
10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। लेकिन बेटा ये स्क्वायर है तो मुझे इसका मान का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं। देखिए ये जो 9 है और ये जो 3 है इनकी गुणा कर लेते हैं बेटा, तो 9 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 10 की घात, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 6 है, तो 9 प्लस की आएगी माइनस की 6 बेटा आपकी ये आएगी। ठीक है, अच्छा ये बेटा याद रखें ई ए का मान निकल के आ रहा है आपका। और हाँ इसकी डायरेक्शन भी बताते चलें, डायरेक्शन होगी आपकी ए से ओ की ओर को, ए से ए क्यों, ए से ओ की ओर क्यों कहा गया है, क्योंकि ए पे तो प्लस आप ऐसे ना प्लस से दूर चलना है ना, दूर ऐसे चलेंगे ए से ओ की ओर को। चलिए तो देखिए ये जो आपका ये का मान आ रहा है उसको सोल्व कर रहे हैं, तो पावर 2 इसको दो बार लिखना पड़ेगा बेटा। यानी देखिए 10 को मैं दो बार लिख दूँ, 10 गुणा 10 और 10 ये हो जाएगा 2 दूनी बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्शन बेटा अभी यही चल रही जो आपकी चलती चली आ रही है। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ई ए बराबर 27 गुणा, अब देखिए 9 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। ठीक है, पावर 3 आ जाएगी। अच्छा ये 10 के बार है बेटा, 2 बार है, तो 10 के बार में ले सकता हूँ बेटा 2, कितने ले सकता हूँ 2, और ये बेटा कितनी 10 की घात माइनस कितनी है बेटा 4 है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बराबर आ जाएगा आपका 27 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब देखिए बेटा ये प्लस की 2 हैं, ये माइनस के कितने 4 हैं, बात समझ में आ रही है। तो माइनस के 2 से माइनस के 4 से प्लस के जब 2 घटाएंगे बेटा, समझे, माइनस के 4 से जब प्लस का 2 घटाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 2 बचेगा। ठीक है बेटा, अभी ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। बात को समझें, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ ई ए बराबर आपका हो जाएगा 27 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये वाला, वही ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी बेटा ये। ठीक है बेटा, तो आपके लिए कितना बचेगा, तो ये बेटा नहीं, ये प्लस की घात याद रखें, प्लस की, ये बाई मिस्टेक गलती हुई, 10 गुणा 3 प्लस का है। ठीक है, माइनस का नहीं है, गलती हो गई। तो अब देखिए ये प्लस की का पावर है, कई बार प्लस की पावर। ठीक है, अब ये जो माइनस के बजाय क्या भी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, बात को समझें कि ये जो 9 में से 6 घटाए थे बेटा, तो प्लस की 3 बचेगी, ये भी प्लस की 3 है। ठीक है, ये प्लस की 3 है, ये माइनस के 4 से प्लस जब ये 2 घटाऊंगा तो माइनस के 2 बचेगा, ये ऊपर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ई ए का जो फाइनली मान आने वाला है बेटा, ई ए का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए 27 गुणा 10 की घात माइनस के प्लस के 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये बेटा आपका ई ए का मान हो चुका है। और डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी, ए से ओ की ओर को है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यानी हमने ई ए का मान निकाल चुके हैं, हम ई ए का मान, ये जो ई ए है इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी ए से और की ओर। अब हम ये जो क्यू बी आवेश है -3 माइक्रो कूलम का, इससे कारण तीव्रता हम निकालेंगे इस पॉइंट पर, यानी ई बी का मान निकालेंगे। ठीक है, जब ई बी का मान निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको समझाऊँ, ई बी के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ समझें। अब हम बात करें क्यू ए, अब क्यू ए की आप लिखेंगे क्यू बी आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसे हम ई वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ई वी लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू वी ओपन हो जाएगा आर वी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ क्यू बी में आपको इधर लिख देता हूँ बेटा, आपका क्यू बी कितना था, क्यू बी है आपका, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ अलग में, देखिए क्यू बी आपका कितना है बेटा, ये है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, इस चीज़ को नोटिस करते रहें कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो बेटा इस माइनस साइन को नहीं लगाते, हम केवल इसका परिमाण लेते हैं, क्या लेते हैं, परिमाण, यानी इसके जो नेचर है प्लस माइनस, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि हम इस माइनस को नहीं लगाएंगे। ठीक है, माइनस इसलिए लिया गया था इस सवाल में कि हमें इस माइनस की वजह से इसकी डायरेक्शन पता चलती है, लेकिन अब जब हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हम केवल इसका परिमाण ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, परिमाण ही
लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अब अपने इस वाले पार्ट को। देखिए, तो क्यूबिक मान कितना रहेंगे, 3 माइक्रो कूलाम है, या हम इसे कूलाम करेंगे तो 3 गुणा 10⁻⁶ कूलाम। अब आर वी कितना है बेटा आपके पास, आर वी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से समझ लें, यानी आर वी जब ये 10 है तो ये भी तो बेटा, जब यहाँ से आता है ये 10 है, आर ए का मान 10 है तो आर वी भी 10 है, क्योंकि ए बी कितनी थी, 20 थी, तो 20 की हाफ कितनी हो जाएगी, आधी, 10 ही हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। आर बी का मान बेटा कितना रहेगा आपका, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो आर बी का मान 10 सेंटीमीटर या 10 गुणा 10⁻⁻² मीटर के बराबर रहेगा। तो ये आपकी बेटा इनके मान आ गए, जिसमें अभी हम फार्मूले में रखने हैं। चलिए रखते हैं। तो ई वी बराबर आएगा बेटा आपके पास, ई वी बराबर हो जाएगा, इसका मान फिर से वही 9 गुणा 10⁻⁹। इसका मान फिर से वही क्या है कि 3 गुणा 10⁻⁻⁶। याद रखें माइनस हमने नहीं लिया है, माइनस की वजह से क्या होता है कि इस वजह की डायरेक्शन बताई जाती है, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसीलिए दिशा बताने के लिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाया, केवल हम इसका परिमाण लिया। ठीक है, आर बी का मान कितना है बेटा, ये देखिए वही चीज़ है, 10 गुणा 10⁻⁻⁻² कितना है, -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा कि आप इस चीज़ को देखो, ई ए का मान देखो, ई ए का मान भी यही है, ये 9 गुणा 9, 3 गुणा 10 और 10 गुणा 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। जब इसको हमने सॉल्व करा था तो इसका जो मान आया बेटा कितना आया, इतना मान आया, कितना मान आया, इतना मान आया। ठीक है, अब इसी प्रकार आप देखिए बेटा ई वी का मान देख ले, ई वी का मान देखेंगे तो देखिए 9 गुणा 9 और आवेश की मान भी वही है, और जो बीच की डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, बट इसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा इसकी डायरेक्शन रहेगी ओ से माइनस आवेश, यानी ओ से बी की ओर को, ओ से बी की ओर को। तो डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, ओ से बेटा किधर रहेगी, बी की ओर को रहेगी। यानी केवल इनके जो परिमाण है वो तो सेम आएंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन बेटा क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। सॉरी, इनके परिमाण है वो भी सेम आएंगे और इनकी डायरेक्शन भी क्या आएगी बेटा, सेम ही आएगी, क्योंकि आवेश सेम है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था बेटा, ए ओ डायरेक्शन पे था, यानी और ये जो आपका है तुम्हारा ओ बी डायरेक्शन में, की डायरेक्शन में ओ बी। अब देखिए अपने डायग्राम को समझते हैं। देखिए ए ओ तो भी साइड में है और ओ भी तो भी साइड में है, तो दोनों दिशाएं क्या एक ही दिशा में आ गई। ठीक है, तो इसलिए आपको जोड़ देंगे, और इनका इसकी हल करने के बाद तो देखिए आप इसको हल कर सकते हैं, आप चाहें आप डायरेक्टली जो ई ए का मान है वही आपका ई वी का मान आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं देखिए डायरेक्टली इसको सॉल्व इतना बड़ा सॉल्व ना करके, क्योंकि मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊँ तो बेटा यही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि मेरे आवेश का मान भी वही है, डिस्टेंस का मान भी वही है। जब मैं सॉल्व करूँगा तो ई बी का मान भी बेटा कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ई बी में आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे एग्जाम में करके आ सकते हैं, और आपकी इच्छा है कि हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों का कहना है कि इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊँ, तो चलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो 9 तिया बेटा कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9 में से जब 6 घटाएंगे तो बेटा मैं थोड़ा समझ तो गए होंगे, 9 में 6 घटाएंगे तो बेटा 3 बचेगा प्लस का। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 10 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, चलो 10 गुणा 10 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 10 की घात बेटा -4 हो जाएगा। या ई बी को आप और समझ सकते हैं। देखिए ई बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्शन बेटा वही है ओ से बी की ओर को। ठीक है, तो 27 गुणा 10 की घात प्लस के कितने 3। अब 2 10 के बारे बेटा 2 बार है, तो 10 की घात 2 हो गया ये। जब ये 10 की घात 2 हो गया, जब 4 से घटाएंगे 2 तो -2 बचेगा, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 2 हो जाएगा। ये एक लाइन चलो बढ़ा के दिखा देता हूँ, ये 10 की घात 2 हो जाएगा, 10 की घात 2, ये 10 की घात 4 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 10 की घात माइनस का बेटा कितना बचेगा 2, ये ऊपर जाकर बेटा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अर्थात ई वी का जो मान है अपने पास वो आएगा 27 गुणा 10 की घात कितने हो जाएगी, 3 और 2 कितने हो जाएगी बेटा, ये 5 हो जाएगी, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी तो कितने हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन पर आएगा, ओ से बी की डायरेक्शन पर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होगा क्या, यूनिट न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए आप देखा कि ई ए का मान भी बेटा यही है, ई ए का मान ये पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3 और 2 5 हो जाएगी, सॉरी ये गलती से हो गया, तो 3 और 2 कितना हो जाएगी बेटा ये 5, सॉरी ये गलती थी, इसको सही कर लेते हैं, पावर कितना हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। आइए मैं दूसरे पेन से लिख के दिए देता हूँ, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा ये 5 हो जाएगी, इसकी पावर कितना हो जाएगी बेटा ये 5 पावर हो जाएगी। माफ़ी चाहूँगा कि सवाल थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार यहाँ पे जो पावर है बेटा आपकी कितनी आ रही है
देखिए 27 गुणा 10⁵5 यही 5 है, यानी आप देख रहे हैं कि ई बी का मान भी 27 गुणा 10⁵5 है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। और आपका जो ई है बेटा, इसका मान भी कितना 27 गुणा 10⁵5, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब ई ए और ई बी बिल्कुल क्या है बेटा, परिमाण में भी क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन भी एक ही है। तो अब देखेंगे बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता। देखिए बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता मैं लिख देता हूँ, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता जो आएगी वो ई होगी, क्योंकि बेटा ई होगी, और ये हो जाएगा बेटा आपका ई ए प्लस ई बी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बेटा एक ही, इसलिए क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगी। जब इसको जोड़ेंगे तो बेटा ई ए का मान रखो, ई ए का मान कितना, देखिए ई ए का मान भी देखा अभी हमने निकाला है, ये है 27 गुणा 10⁵5, और ई बी का मान भी यही है, तो लिखते हैं देखिए 27 गुणा 10⁵5 प्लस ई बी का मान, देखिए ये भी यही है ई बी का मान, ये देखिए निकाला 27 गुणा 10⁵5, तो 27 गुणा 10⁵5। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा बेटा, 54 हो जाएगा, 54 गुणा 10⁵5। याद रखें ये जोड़ रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कभी यहाँ पे घात 10 मत कर जाना, गुणा में घात जोड़ते हैं, लेकिन ये प्लस कर रहे हैं तो घात में कोई अंतर नहीं आएगा, जिसे घात करेगी आपकी सेम रहेगी। 5 ये है, 5 ये, तो 10 मत कर जाना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इन राशियों को जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो आपकी पावर क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, अर्थात 5 ही रहेगी, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन पर रहेगी, ये रहेगी बेटा आपकी ओ से बी की ओर को, ओ से बी की ओर को ही रहेगी, ठीक है। अगर हम पूरी डायरेक्शन बताएंगे तो ए से बी की ओर को रहेगी, ठीक है। या अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने पे आऊँ, क्योंकि फिजिक्स का रूल ये होता है बेटा कि अगर नंबर आपको ऐसी नेचुरल मिल गया, नेचुरल नंबर कितना 54, लेकिन हमें एक पॉइंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है हमें, एक नंबर का पॉइंट। तो पॉइंट जब लगाएंगे तो बेटा एक पावर बढ़ा देंगे, यानी कहने मतलब है हमें 100 से भाग कर 10 से भाग करूँगा, 10 से गुणा करूँगा, ठीक है। जब भाग करूँगा तो 5.4 बन जाएगा, और जब गुणा करूँगा तो एक घात इसकी बेटा जुड़ जाएगी, यानी कितना जाएगी, 6 हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। ये रहेगा आपका बेटा फाइनल आंसर, ठीक है। यानी अर्थात ये जो ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ होता है, उस पर तीव्रता कितनी आ रही है, 5.4 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम के बराबर है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसका अब इसका बी पार्ट देंगे बेटा। बी पार्ट क्या है, देखिए बी पार्ट ये है, समझिए, इसी बी पार्ट में हमसे बोला है कि यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है, इस बिंदु पर, इस बिंदु का मतलब ओ के लिए बोला है, यहाँ की ओ पर हम तीव्रता तो निकाल चुके हैं। ये ओ पर तीव्रता कितनी आई है बेटा, ओ पर तीव्रता आई है आपकी 5.4 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसने कहा कि इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखते हैं, मतलब Q0 यहाँ पर का, ठीक है, यहाँ पे उसका परिमाण कितना है वो आप हैं, ये देखा, ये परिमाण देखा 1.5 गुणा 10⁻⁹ ऋणात्मक है, अर्थात माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी वैद्युत क्षेत्र की बात की जाती है बेटा, तो हमने अपनी थ्योरिकल में पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी कि जब कोई बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो एक बल का अनुभव करता है, जिसका परिमाण F बराबर ई क्यू के बराबर आता है, या ई Q0 के बराबर आता है। आइए देखिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखते हैं अपना इसका बी पार्ट। चलिए मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए आपका परीक्षण अभी जो Q0 दे रखा है वो दे रखा है आपका, ये है 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ इसने क्या कहा है, इसको ऋणात्मक कहा है। क्या बेटा, ऋणात्मक जब कहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ई का मान मैं अब निकाल चुका हूँ। ई का मान जो अभी मैंने निकाला वो बेटा ये है आपका सॉरी, चलिए मैं इसको काट लिख देता हूँ। ये मान है आपका 5.4 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब हमें जो
क्या बताना, बल बताना है। क्या बताना है बेटा, बल कितना होगा, किस बल का अनुभव करेगा परीक्षण आवेश। हम जानते हैं वैसे की तीव्रता हमने पढ़ा था बेटा, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है बेटा आपका F/Q0। और जब मैं इसका मान निकालेंगे बटे मान मानेंगे तो F बराबर बेटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q0 और ये गुणा में रहेगा आपका E। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे ये सवाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए F बराबर आपके लिए हो जाएगा, अब F बराबर फार्मूला लगाते हैं हम क्या, Q0 गुणा E, यानी यही फार्मूला। तो Q0 का मान कितना है, -1.5 गुणा 10⁻⁻⁹। E का मान कितना है, हम निकाल चुके हैं 5.4 5.4 याद रखें, ये देखिए 5.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, न्यूटन। तो F बराबर आपके पास रहेगा, देखिए मैं इसे गुणा करा दूंगा, माइनस बराबर -1.5 गुणा 5.4, ठीक है। अब रही इस पावर की बात, तो पावर देखिए 10⁻⁻⁹ तो ये है बेटा आपकी, और प्लस की 6 है बेटा आपकी ये है। अब गुणा करते हैं, देखिए इसकी तो 1.5 को 1.5 न समझ के 15 समझें, और 5.4 को 5.4 न समझ के बेटा आप इसको 54 समझे। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, पॉइंट देखो 2 के बाद हम लगा लेंगे, के बाद ये, के बाद 2 के बाद पॉइंट बाद में आ जाएगा। देखो 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल बेटा कितने हो गए आपके, 6 हासिल हो गए, ठीक है। 15 चौका 60, 60 का हो गया बेटा 0 हासिल हो गए आपके 6। अच्छा, तो बेटा अब 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, वेरी गुड। 75 में 6 और जोड़ दो, कितना हो गया बेटा 81 हो गया, यानी 81 ये हो गया, ठीक है। रही बात इसकी पावर, क्या देखते हैं पावर कितनी हो जाएगी, 9 में से जब 6 घटाएंगे तो बेटा -3 बचेगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट याद कर लो, देखो पॉइंट 1 के बाद ये है और 1 के बाद ये है, तो पॉइंट 2 के बाद हो गया तो 2 के बाद ये आ गया पॉइंट, बस में आ रही है। यानी F का जो मान आ गया बेटा आपका 8.1, ठीक है, 0 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। यानी ये जो परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो ये कितने वाले का अनुभव करेगा, ये 8.10 गुणा 10⁻³ न्यूटन का बल का अनुभव करेगा, ठीक है। अभी जो मान आएगा बेटा निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस माइनस का रीजन समझो, क्योंकि बेटा बल भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये फार्मूला लगा तो ये भी एक सदिश राशि थी, ठीक है, यानी ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है, लेकिन Q0 क्या एक अदिश राशि है, यानी आवेश सदिश राशि है। तो अब ये जो मान आ रहा है बेटा माइनस का आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि हमने Q का मान लगा दिया, ये सदिश राशि का मान ये आ गया E का, ठीक है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर देखो तो F का मान निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल का मान क्या होता है बेटा, घटता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि बल की जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम माने इसको वैसे कि तीव्रता को, तो ये की डायरेक्शन पे थी, ओ बी डायरेक्शन में थी, की डायरेक्शन में थी बेटा, ये ओ बी डायरेक्शन में थी, तो बल क्या होगा, बी ओ डायरेक्शन पर हो जाएगा, यानी बल की डायरेक्शन आएगी हमेशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फाइनली आएगी इस साइड को, यानी इस साइड में आएगी, ओ से बी की ओर को आएगी, लेकिन बल जो आएगा बी से ओ की ओर को आएगा, बल की डायरेक्शन होगी बी से ओ की ओर को आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसके परिमाण में बेटा आपका माइनस का चिन्ह आया है, ठीक है, यानी ये। तो यहाँ बल की दिशा लिख सकते हैं, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब समझ रहे हैं बेटा आप, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। अर्थात जो तीव्रता थी बेटा की डायरेक्शन पर थी, ओ बी डायरेक्शन पर थी, क्या थी, ओ बी डायरेक्शन पर, ठीक है। अगर आप पूरे की बात करोगे, तो आप पूरे की बात करें तो ए बी डायरेक्शन कह सकते थे पूरी की बात, लेकिन मैं ओ बी की बात कर रहा हूँ तो ओ बी डायरेक्शन में तो बल आ जाएगा बी ओ दिशा में, कितना आ जाएगा, बल की डायरेक्शन होगी बेटा बी की ओर को होगी, कहाँ से, ओ की ओर, ओ से, बात समझ में आ रही है। यानी ये था आपका तीव्रता ओ से बी की ओर को, और ये है बी से, सॉरी ये तो एक ही बात हो गई, क्योंकि एरो का चिन्ह अभी भी देखिए बी की ओर को आ रहा है और यहाँ भी बी की ओर को है, तो इसको ऐसा ना लिख करके देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको बताऊँ। तो आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि बेटा
छोटी छोटी बातों पर नंबर कट जाएंगे, इसलिए अभी जो गलतियाँ हैं अभी उनको ठीक कर लें। तो डायरेक्शन जो रहेगी आपकी बी से ओ की ओर को रहेगी। क्या रहेगी? बी से ओ की ओर को रहेगी। ये देखिए, ये बात सही है आपकी। और अब क्या हो गया, हमें एरो का चिन्ह क्या, बी से ओ की ओर को है, बी से ओ की ओर को। देखिए डायग्राम पर जाए तो बी है, ओ ये है, तो बी से ओ की ओर को, जबकि तीव्रता क्या है? ओ से बी की ओर को, बल क्या? बी से ओ की ओर को। तो बेटा ये है इसकी परिमाण, इसकी दिशा की बात है। हालांकि उसने दिशा ये चीज़ हमसे पूछी नहीं है, लेकिन हमने आपको ये माइनस जब आया तो आपको ये हमने बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पूरा पॉज करके नोट कर सकते हैं। याद रखें बेटा कि ये जो आज मैंने 2 प्रश्न लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनकी तैयारी अच्छे से करिए और मन लगा कर पढ़िए। और वीडियो में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको आपकी जो आपके अंदर जो कमी रह गई है समझने में, मैं उसको बिल्कुल 100% पूरा कर सकूँ, अर्थात आपकी कमी को दूर कर सकूँ। तो कहीं भी अगर आपको किसी थ्योरिकल में या आर्टिकल में कोई समस्या आई है समझने में, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आप समझूंगा कि आप समझ चुके हैं, और आप समझ गए फिर भी मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे की वीडियो और भी बना सकूं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज की वीडियो में बस हम इतने ही न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इससे आने वाले वीडियोज़ में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।